हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो चलिए शुरू करते हैं आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर के प्रिपरेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में जहां पे हमने छोड़ा था ये उसका कंटिन्यूड लेक्चर है। वेलकम टू सीआईजेड प्लस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटेजीज आपको मिलती जाएं। ठीक है, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। तो यहां से शुरू होता है सॉइल मैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। अ फुली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी वन फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड एयर, टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर, थ्री फेज सिस्टम विद सॉइल, वाटर एंड एयर। सो क्या होगा एक फुली सैचुरेटेड सॉइल। फुली सैचुरेटेड सॉइल ऐसी होती है जिसमें आपको ये सॉइल होता है, सॉइल सॉलिड्स, फिर जो वॉइड्स बचते हैं वो सारे के सारे वाटर से ही होते हैं। एयर तो रहती ही नहीं है, एयर रिप्लेस हो जाती है। तो इसका मतलब ये टू फेज सिस्टम बन चुका है। टू फेज सिस्टम बन गया किस किस का, सॉइल और वाटर का। सो दिस इज अ टू फेज सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, दिस इज अ टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर। ठीक है, सो 91 का 3 हो जाएगा। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। सो इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो हिंदी में एक बार देख लेते हैं। एक पूरी तरह से संतृप्त मिट्टी कही जाती है। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, एक अवस्था। मिट्टी और हवा के साथ दो अवस्था, मिट्टी और पानी के साथ दो अवस्था, मिट्टी पानी और हवा के साथ तीन अवस्था। इसका आंसर रहेगा मिट्टी और पानी के साथ दो अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। सो 92 का आंसर बताइए मुझे। सिलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। सो डेंसिटी इंडेक्स हम किससे डिनोट करते हैं, आईडी से। डेंसिटी इंडेक्स बोलें या रिलेटिव डेंसिटी बोलें एक ही बात है। रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स एक ही होता है। तो ये कितनी होती है, 0 to 1, 0 to 1, मतलब फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में फर्क है कि 0 और 1 के बराबर भी हो सकती है ये। और आईडी ग्रेटर देन 0 या आईडी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो घनत्व सूचकांक की मान्य सीमा का चयन करें। तो क्या आंसर होगा इसका। सो 92 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। आपको याद रखना होगा फॉर्मूला डेंसिटी इंडेक्स का। क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ऐसा ही होता है ना, वेयर ई इज वॉइड रेशियो। सो मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस वॉइड रेशियो इन नेचुरल स्टेट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो। तो ये होता है डेंसिटी इंडेक्स, या जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए तो ये 0 और 1 के बराबर भी हो सकती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93। सो क्वेश्चन नंबर 93 एक बार देखिए आप। व्हेन द लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल इज लेस देन द प्लास्टिक लिमिट, then the plasticity index is reported as नेगेटिव, 0, 1 या नॉन प्लास्टिक। जब एक मिट्टी की द्रव सीमा प्लास्टिक सीमा से कम है तो प्लास्टिसिता सूचकांक होगा ऋणात्मक, 0, 1 या गैर प्लास्टिक। तो इसका क्या आंसर रहेगा, इसको आप देखिए एक बार। देखिए होता क्या है कि जनरली लिक्विड लिमिट हमेशा प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा रहती है जनरली। सो इसलिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ऐसे बोल देते हैं। बट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अगर लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट से कम हो तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपके अकॉर्डिंगली ऐसा लगेगा कि ये नेगेटिव हो जाएगा। बट ऐसे में हम इसको नेगेटिव रिपोर्ट नहीं करते, इसको हम जीरो रिपोर्ट करते हैं कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स जीरो है, यानी कि प्लास्टिसिटी की रेंज नहीं है। सॉइल प्लास्टिसिटी स्टेज में कभी आती ही नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 0। ठीक है, सो ये 0 हो जाएगा, मतलब जब लिक्विड लिमिट लेस देन प्लास्टिक लिमिट होगा तो। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल ड्यू टू विच द लॉस इन shear strength caused by remolding can be regained with the time is known as।
एक्टिविटी, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी या कंसिस्टेंसी रीगेन। सो मिट्टी का वह गुण जिससे रीमोल्डिंग के कारण उसकी अपरूपण सामर्थ्य में कमी समय के साथ पुनः प्राप्त हो सकती है कहलाती है एक्टिविटी, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी या कंसिस्टेंसी रीगेन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या ऑप्शन होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, सो थिक्सोट्रॉपी एक वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो shear स्ट्रेंथ में लॉस होता है, द लॉस इन shear स्ट्रेंथ विच इज कॉज्ड बाय रीमोल्डिंग। जब हम सॉइल को रीमोल्ड करते हैं, उसकी वजह से जो उसका shear स्ट्रेंथ में लॉस होता है वो विद टाइम रीगेन होता है, तो उसको हम थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। तो अच्छी बात है, थिक्सोट्रॉपी इज ए गुड प्रॉपर्टी, इट इज अ बेनिफिशियल प्रॉपर्टी, क्योंकि रीमोल्डिंग की वजह से लॉस हुए shear स्ट्रेंथ को रीगेन कर देता है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके सभी लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, राजस्थान RSM SSB जूनियर इंजीनियर की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 16 है, बाकी 15 लेक्चर्स आपको सभी यहाँ पर मिल जाएंगे इसकी प्लेलिस्ट की सीरीज में। ठीक है, तो ज़रूर देख लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और क्या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो गलत बात है भाई। आप अगर इस चैनल पर वीडियोस देख रहे हो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो ये जस्टिफाइड नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कर लो ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। इनफैक्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी तो करो और इसको शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। शेयर क्यों नहीं करते? और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? करो, अभी का अभी करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कर रहे हैं। और एक स्टूडेंट ने पूछा है कि कितने मार्क्स चाहिए होंगे, 120 में से कितने मार्क्स चाहिए होंगे। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगा, देखो कोई भी जो इस प्रॉपर एग्जाम को एनालिसिस कर रहा है, कोई भी एजुकेटर जो एनालिसिस कर रहा है, वो शायद 85 to 90 मार्क्स बोलेगा जनरल कैटेगरी के लिए, बट मैं 100 मार्क्स बोलूंगा। टू कीप इट सेफ मैं 100 बोलूंगा, क्योंकि आप देखो, आप हमारे चैनल पर ही देखो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पर उनके मार्क्स कितने आते हैं। अभी मैं 20 क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं, उनके कितने सही होंगे? 18 या 17 या किसी के तो 20 में से 20। तो टेक्निकल में तो आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस मैक्सिमम स्टूडेंट्स के, बहुत स्टूडेंट्स के 70 नंबर आ जाएंगे, 80 में से 70। तो अगर ये 80 में से 70 हो गए, और अगर मैं ये मान लूं कि आपका जीके इतना अच्छा नहीं भी है, जीके में अगर आपके 40 में से 25 मार्क्स आ गए तो 95 मार्क्स तो एवरेज है, तो आपको 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे टू मेक इट सेफ। तो बहुत तैयारी करो, परफेक्शन से तैयारी करो, डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। पूरी तैयारी कर लो, हर चारों तरफ से होलिस्टिक अप्रोच से तैयारी करो, होलिस्टिक अप्रोच से चारों तरफ से अटैक करो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टाइम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ऑफ अ वेल ग्रेडेड ग्रेवल इज। सो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर यानी कि CR की बात हो रही है। सो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होता है? वेल ग्रेडेड ग्रेवल में उसकी रेंज क्या होती है? लेस देन 1, लाइज बिटवीन 1 and 3, लाइज बिटवीन 3 and 6 या ग्रेटर देन 6। सो वेल ग्रेडेड सॉइल में क्या होता है? तो हिंदी में भी देख लेते हैं। एक श्रेणीबद्ध ग्रेवल के लिए वक्रता गुणांक होता है 1 से कम, 1 और 3 के बीच, 3 और 6 के बीच या 6 से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1 और 3 के बीच, 1 और 3 के बीच होता है। सो फॉर अ वेल ग्रेडेड सॉइल CR लाइज बिटवीन 1 and 3। ये आपको रेंज याद रखनी है। तो 95 का होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मुझे जब मैं इसका देख रहा था तो मुझे एक ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन लगा जो कि रैंक डिसाइडर क्वेश्चन होता है। तो अब इसको देखिए एक बार। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द गिवन सॉइल इज। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको क्या ध्यान में रखनी है कि ये सरफेस एरिया की बात हो रही है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बट सरफेस एरिया का, साइज का नहीं है।
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर साइज का आंसर कर देते हैं कि साइज, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन क्या है, सैंड, सिल्ट, कोलॉइड्स, क्ले, या आपको बेसिकली सैंड, सिल्ट, कोलॉइड और क्ले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो दिए गए मिट्टी की सतह क्षेत्रों का सही बढ़ता क्रम है रेत, सिल्ट, कोलॉइड या क्ले। इनका एक बार जल्दी से बताइए मुझे। यस, सो क्या आंसर लग रहा है कि क्या होगा? देखिए, आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि साइज जितना कम होता जाएगा ना, साइज पार्टिकल का जितना कम होता है उसका सरफेस एरिया उतना ही बढ़ता है। ठीक है, सरफेस एरिया उतना ही बढ़ जाता है। तो आप जितना ज्यादा छोटा बारीक पार्टिकल पे चले जाएंगे, साइज जितना कम करेंगे पार्टिकल का, उतना ही उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा ये चारों में से जो सैंड, सिल्ट, कोलॉइड और क्ले है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है कोलॉइड। कोलॉइड जो होता है ना, कोलॉइड नैनोमीटर्स में नापा जाता है, नैनोमीटर्स में 1 से 1000 नैनोमीटर्स होता है इसका साइज। तो ये तो बहुत छोटा है, 10⁻⁹ मीटर, जबकि बाकी ये मिलीमीटर या माइक्रोन्स में नापे जाते हैं। तो ये सबसे छोटा है। तो अगर ये कोलॉइड सबसे छोटा होगा, कोलॉइडल क्ले पार्टिकल सबसे अगर छोटे होंगे, कोलॉइडल क्ले की बात कर रहे हैं हम, सो कोलॉइडल पार्टिकल्स अगर सबसे छोटे होंगे तो इनका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन 2 या 4 में से होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्ले, सिल्ट और सैंड की। तो क्ले के बारे में अब बाकी अगर आप देखेंगे, साइज क्ले का छोटा होता है सिल्ट से, सैंड का सबसे ज्यादा होता है साइज। तो अगर सैंड का साइज सबसे ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया होगा इसका सबसे कम। सो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगी, फिर सिल्ट आएगा, फिर क्ले आएगा और फिर कोलॉइड आएंगे, क्योंकि साइज सबसे छोटा होता जा रहा है बट सरफेस एरिया सबसे बढ़ता जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4, इसका 96 का आप ऑप्शन नंबर 4 कर सकते हैं। ठीक है, तो सैंड, सिल्ट, क्ले एंड कोलॉइड, रेत, सिल्ट, क्ले, कोलॉइड। ठीक है, ये समझ गए बात को? ओके। तो आपको अगर कोई भी सिलेबस रिलेटेड क्वेरी है तो हमारी मैंने कई बार एक स्ट्रेटेजी वीडियोस भी बनाई हैं, आप उन स्ट्रेटेजी वीडियोस को ज़रूर देखें। वो अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जितनी भी वीडियोस हैं उनको देखिए आप, तो उसमें आपको सही में समझ लगेगा ऐसे। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है? अ सैंड डिपॉजिट हैज अ पोरोसिटी ऑफ 1/3 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.5। ये है कैपिटल जी और ये है पोरोसिटी 1/3। सो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमें फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना होगा? हम कैसे निकालते हैं? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है G-1/1 + E, ऐसा ही होता है। अब आपको G गिवन है 2.5 और आपको वॉइड रेशियो निकालना है, तो E आपको गिवन है, वॉइड रेशियो कितना होता है? η/1 - η आप निकाल सकते हैं। तो जब आप 1/3 की वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 आ जाएगा, यानी कि E की वैल्यू बन जाती है 1/2। सो वॉइड रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये कितना होगा? G है 2.5, सो 2.5 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 0.5, तो ये हो जाएगा 1। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। आंसर इज 1 ऑल्सो। सो एक जमा रेत की संरद्रता 1/3 है और इसकी विशिष्ट गुरुत्व 2.5 है। क्रांतिक हाइड्रोलिक ढाल बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल which permits water to percolate through it is called कैपिलैरिटी, कंसोलिडेशन, परमेबिलिटी या मॉइस्चर कंटेंट। सो मृदा का वह गुण जिससे वह अपने में से पानी को रिसने दे कहलाता है केशिकत्व, हदीकरण, पारगम्यता या नमी का मात्रा। सो क्या आंसर होगा? बहुत ही इजी है, परमिएबिलिटी, ऑप्शन नंबर 3। कैपिलैरिटी मत कर देना गलती से भी, कैपिलैरिटी होती है सरफेस टेंशन की वजह से,
सो जहां पर वर्ड सरफेस टेंशन सुनाई देगा, दिखाई देगा, वहां पर कैपिलरिटी करके आना, बट परमिएबिलिटी ही होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये फ्लो, परमिएबिलिटी होता है फ्लो थ्रू इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स, परमिएबिलिटी इज फ्लो थ्रू इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक बातें, बेसिक टर्म्स आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। सो क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, इसको रीड आउट करता हूं। कंसोलिडेशन सेटलमेंट अकर्स ड्यू टू expulsion of air voids, expulsion of water voids, readjustment of soil molecules, या both 1 and 2। So consolidation settlement किसकी वजह से होती है? Consolidation settlement, yes। So 99 का आंसर होगा, हम इसको एक बार हिंदी में देखते हैं। हदीकरण निपटन होने का कारण है हवा रिक्तियों का निष्कासन, या पानी रिक्तियों का निष्कासन, या मिट्टी के अणुओं का पुनः समायोजन, एक और दोनों। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? कंसोलिडेशन सेटलमेंट अकर्स ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर वॉइड्स। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो देखिए मैं बता देता हूं कि जो सॉइल होती है ना, अगर आपने उसको कंप्रेस करना है, अगर आपने उसकी वॉल्यूम को कम करना है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, एबिलिटी टू गेट कंप्रेस्ड। ठीक है, दिस इज एबिलिटी टू गेट कंप्रेस्ड, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। नाउ कंप्रेसिबिलिटी इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉम्पैक्शन एंड द अदर इज कंसोलिडेशन। तो अगर मैं कॉम्पैक्शन देखूंगा, कॉम्पैक्शन होती है एक्सपल्शन ऑफ एयर की वजह से, एयर, ठीक है, जबकि कंसोलिडेशन होती है वाटर की एक्सपल्शन की वजह से। अब ध्यान देना कि कंसोलिडेशन में सैचुरेटेड सॉइल होना जरूरी है। तो कंसोलिडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिर्फ सैचुरेटेड सॉइल में ही होता है, फुली सैचुरेटेड सॉइल में ही होगा कंसोलिडेशन। ठीक है, एक और बात बताता हूं कि जो कंसोलिडेशन है वो एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, इट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना, जबकि जो ये है ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, शॉर्ट टर्म फिनोमिना। ये स्टैटिक लोडिंग पर होता है, स्टैटिक लोड, जब एक लोड खड़ा रहता है वहीं पर, जबकि कॉम्पैक्शन जो होता है वो डायनामिक लोडिंग पर होता है, डायनामिक लोडिंग। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको कंसेप्ट्स क्लियर रहने चाहिए। अगर आपको इस तरीके से ये कंसेप्ट्स बिल्कुल शॉर्ट में क्रिस्पी मैनर में चाहिए तो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ CIZplus.com पर, वहां पर होलसम डाइट पैक है, वो ले लो, बहुत फायदे में रहोगे। आपको मैं सभी सब्जेक्ट्स के, आपको हमारी फैकल्टी सभी सब्जेक्ट्स के सिर्फ 5 से 8 लेक्चर्स देगी। होलसम डाइट पैक है, 5 से 8 लेक्चर्स हैं, आपको क्रिस्प मैनर में आपके नोट्स बन जाएंगे। फिर आप टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज भी आप ले लोगे और लाइव डाउट सेशंस होंगे। तो ये आपको CIZ+ पर मिलेगा RSM SSB जूनियर इंजीनियर के लिए। ठीक है, ये ले लो होलसम डाइट पैक, काफी अच्छा है। ओके, सो 99 का 2 होगा ये। जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन है ये रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल की वजह से होती है, दैट इज ट्रू। ठीक है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन हालांकि एक बहुत डीपर कंसेप्ट है, बट फिर भी हम ब्रॉडर कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं कि रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल मॉलिक्यूल्स की वजह से भी होती है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन में बोला गया होता प्राइमरी कंसोलिडेशन, अगर क्वेश्चन में प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट बोला होता तो इसका आंसर होता सिर्फ 2, बट क्योंकि क्वेश्चन में कंसोलिडेशन सेटलमेंट बोला है, प्राइमरी नहीं बोला, तो इसलिए वैसे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 और 3 दोनों होने चाहिए थे। तो यही बात को सोचते हुए राजस्थान का जो बोर्ड था RSM SSB 2016 में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, मतलब ग्रेस मार्किंग कर दी गई थी। दिस वाज द ओनली रीजन। सो प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट या जो रीएडजस्टमेंट होती है उसका एक्चुअली अगर तो क्वेश्चन प्राइमरी कंसोलिडेशन दिया होता तो आप इसका आंसर ऑप्शन 2 करके आते, बट क्योंकि प्राइमरी कंसोलिडेशन नहीं बोला हुआ था, सिर्फ कंसोलिडेशन बोला था, तो इसका आंसर एक्चुअली बोथ 2 and 3 होना चाहिए था, बट वो ऑप्शन नहीं थी, इसलिए इस आंसर को ग्रेस मार्किंग कर दिया गया था 2016 में। तो आपको ये फिर भी कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए, आई होप आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 हमने देख लिया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 100। ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है,
द इनिशियल एंड फाइनल वॉइड रेशियोज ऑफ अ क्ले सैंपल इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट आर 1 and 0.6. सो ये हमें इनिशियल और फाइनल वॉइड रेशियो गिवन है. इफ द इनिशियल थिकनेस ऑफ सैंपल इज 3 सेंटीमीटर, then its final thickness will be 2 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर या 3.2 सेंटीमीटर. सो हमें फाइनल थिकनेस निकालनी है. इनिशियल थिकनेस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर. सो एक हदीकरण परीक्षण में एक क्ले नमूने की प्रारंभिक और अंतिम रिक्ति अनुपात 1 और 0.6 क्रमशः रहे हैं. नमूने की प्रारंभिक मोटाई 3 सेंटीमीटर है, तो उसकी अंतिम मोटाई होगी 2 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर या 3.2 सेंटीमीटर. तो इसका आंसर निकालिए जरा जल्दी से. देखिए सबसे पहले तो ना अगर आप क्वेश्चन का फॉर्मूला भूल गए हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इनिशियल थिकनेस 3 सेंटीमीटर है तो फाइनल थिकनेस 3 से ज़्यादा कैसे हो गई? वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन है वो एक रिवर्सिबल ऐसे नहीं होता कि ये 3.2 कैसे हो गया, क्योंकि आपकी वर्ड रेशो तो बढ़ रही है ना. इनिशियल वर्ड रेशो 1 थी, फाइनल वर्ड रेशो 0.6 है, तो वर्ड रेशो तो कम हो रही है, तो इसलिए थिकनेस भी कम होनी चाहिए. तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? डेल्टा एच बाय एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय 1 प्लस ई नॉट. ये आप यूज करेंगे. तो हमें बेसिकली ये डेल्टा एच फाइंड आउट करना है. एच नॉट है इनिशियल हो गया 3 सेंटीमीटर डाल दें. डेल्टा ई क्या है? चेंज इन वर्ड रेशो, यानी कि ये हो जाएगा 0.4. और ये ई नॉट क्या है? ई नॉट है 1. इनिशियल वर्ड रेशो है 1. तो इसका मतलब अगर मैं डेल्टा एच लूंगा, डेल्टा एच बाय 3 इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 2. 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना. तो ये डेल्टा एच कितना बन गया? डेल्टा एच आ गया 0.6. अब 0.2 करिए, ये हो जाएगा 0.2. सो दिस विल बी 0.6. सो आपका डेल्टा एच हमने कुछ, ये डेल्टा एच आ रहा है 0.6 सेंटीमीटर. तो इनिशियल थिकनेस है 3 सेंटीमीटर. सो फाइनल थिकनेस कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 0.6 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर. सो 100 का ऑप्शन आ जाएगा 2. दैट मीन्स 2.4 सेंटीमीटर विल बी करेक्ट. ऑप्शन नंबर 2. ठीक है. सो ये आपको जरूर ध्यान में रखना होगा. सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं. ये मेरे साथ जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं तो उतना अच्छा रहेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे. राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाएं.